सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में बात करेंगे, दूसरे की हवेली में घुसना बड़ी मूर्खता है, अपनी कुटिया की रक्षा करें। ये बात बाबा साहब कहते हैं। ये बात बाबा साहब किस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश न सिर्फ राजनीतिक बल्कि राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक रूप से अद्वितीय होने वाला है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक वाच करें। शुरुआत का जो हिस्सा है मैं आपको बता दूं, किस तरह से बाबा साहब के जो सेमिनार होते थे, रैली होती थे, कार्यक्रम होते थे, वो कार्यक्रम किस लेवल के होते थे, उसकी तैयारी किस ढंग से की जाती थी, किस कल्चर को अपनाते हुए बाबा साहब के कार्यक्रम होते थे। 1949 का ये भाषण है बाबा साहब का, 16 जनवरी 1949 का। बहुत सारे लोग इस बात का आरोप लगाते हैं कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अगर ये काम बाबा साहब पहले करते तो रिजल्ट कुछ और होता। हालांकि जो ये आरोप लगाते हैं वो कितना बौद्धिस्ट है, इस पे हम नहीं जाएंगे। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश उनके प्रश्न का भी उत्तर दे देगा। आपसे हमारा अनुरोध है कि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को, अभी इससे पहले के डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपने बात किए हों, सुने हों, न सुने हों, लेकिन आज का अंत तक सुनिएगा, क्योंकि बड़ा संदेश आपको मिलेगा और बड़ा संदेश मिलते ही आप स्वयं अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। आज के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वयं ही आप प्रेरित होंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 117 से 120 तक। सम्मानित साथियों, क्या कुछ है, आइए देखते हैं 16 जनवरी 1949 के दिन क्या कुछ घटनाक्रम होता है, क्या स्पीच देते हैं बाबा साहब। क्रांतिकारी स्पीच उस समय का जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है। मेरे साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब स्वयं बताते हैं कि जो भावी संविधान है उसमें हमने अपने समाज के लिए, अस्पृश्यों के लिए क्या क्या प्रावधान किए हैं। आज के अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उपासिका माई साहब अम्बेडकर के स्वागत में सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था 16 जनवरी 1949 को। सभा का आयोजन अचानक किए जाने से कई लोगों को सूचना देर से मिली। इसके बावजूद औरंगाबाद, अहमदनगर, नासिक और मुंबई से हजारों लोगों ने सभा में हिस्सा लिया। शनिवार की दोपहर से ही हर रेल लोगों से भर भर कर आ रही थी। स्टेशन और सराय के अहाते में अपार अस्पृश्य जन समुदाय इकट्ठा हुआ था। इनके कारण इस सभा को एक बड़े मेले का स्वरूप प्राप्त हो गया था। हर ट्रेन जब स्टेशन में आती तब पूरा माहौल जय भीम के नारों से गूंज उठता। हर कोई दूसरे को जय भीम की सलामी देकर स्वागत कर रहा था। पूरे मनमाड़ में लोग छाती पर डॉक्टर बाबा साहब की फोटो लगाकर घूम रहे थे। ये जोश और जुनून समाज का उस समय था। मेरे साथियों, आप बताइए, ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसके जीते जी इस तरह का जुनून सिर चढ़कर बोलता हो। निश्चित रूप से बाबा साहब का नाम सर्वोपरि है। रविवार के दिन ठीक 11 बजे पंजाब मेल स्टेशन पर आई, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो, बोलो रे बोलो जय भीम, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जय हो। बाबा साहब की राजनीतिक पार्टी थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तरुण पार्टी जिंदाबाद। थोड़े दिन में भीमराज। सम्मानित साथियों, उस समय आम जनमानस चाहता था कि बाबा साहब का राज स्थापित हो, शासन सत्ता स्थापित हो, लेकिन क्या हम बाबा साहब क्या पूरे देश में वर्तमान में भीमराज स्थापित कर पाए हैं? नहीं ना। अगर नहीं कर पाए तो चिंतन करना होगा, विचार करना होगा और हमें बाबा साहब के इस अधूरे मिशन को पूरा करना होगा। बाबा साहब आदि नारों से पूरा मनमाड़ गूंज उठा। डॉक्टर बाबा साहब के दर्शन पाने के लिए उनके सैलून कंपार्टमेंट के दोनों तरफ महिलाओं और पुरुषों की भीड़ जुटने लगी। इतनी भीड़ हुई कि डॉक्टर बाबा साहब बाहर नहीं आ पाए। आखिर सबको दर्शन मिले, इसलिए सैलून की दोनों तरफ की खिड़कियां खोल दी गई। केवल दर्शन पाने के भूखे हजारों लोग
अतृप्त नयनों से जहां से भी संभव हो उनके दर्शन कर धन्य भाग हो रहे थे। अस्पृश्यों के अपने नेता के प्रति इतना प्रेम देखकर इस स्पृश्य वर्ग के लोग अचंभित रह गए। उनमें से एक ने तो मुझे कह सुनाया कि पूरे भारत में अपने नेता से इस तरह का प्रेम करने वाला स्पृश्य समाज और उनके नेता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा कोई और नहीं है। भारत के अन्य सभी नेता निश्चित तौर पर मन में डॉक्टर बाबा साहब से जलते होंगे। सभा मंडप रंग बिरंगी पताकाओं से सजा हुआ था। आयुष्मती सविता देवी द्वार, माता श्री रमाबाई द्वार के नाम से 2 प्रवेश द्वार बनाए गए थे। पंडाल के आगे की तरफ बीचों बीच गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित थी। बुद्धम शरणं गच्छामि लिखी पताकाएं सजी हुई थी। शुरुआत में मुंबई प्रांत के अध्यक्ष भाऊराव गायकवाड़ ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और श्रीमती सविता बाई अम्बेडकर का स्वागत करने और मुंबई इमारत फंड के लिए थैली अर्पित करने के लिए सभा बुलाने की बात कही। उसके बाद अलग अलग संस्थाओं की ओर से डॉक्टर बाबा साहब और श्री सविता बाई को फूल मालाएं अर्पण करने के कार्यक्रम हुए। पहले मुंबई प्रांतिक दल फेडरेशन की सचिव आयुष्मती गीताबाई गायकवाड़, कुमारी शांताबाई दाणी और अखिल भारतीय दलित फेडरेशन के महासचिव बापू साहेब राजभोज के भाषण हुए। उसके बाद आधे घंटे तक डॉक्टर बाबा साहब का सुमधुर तथा आशा से भरपूर भाषण हुआ। आधे घंटे का भाषण कुछ ही मिनटों में हम आपके समक्ष रखने वाले सम्मानित साथियों, धैर्य बनाए रखिए, धैर्य मत खोया करिए। बहुत सारे साथी धैर्य खो देते हैं 10 मिनट वीडियो वॉच करने के बाद और कहते हैं कि सिर्फ 10 मिनट का वीडियो आप बनाएं। सम्मानित साथियों, बताइए हम बाबा साहब के अधूरे भाषण को कैसे रखें आपके समक्ष। पूरी गतिविधियों को जो यहाँ पर हो रही हैं अगर उनको भी नहीं बताएंगे तो हम कैसे सीखेंगे कि बाबा साहब के ज़माने में किस कल्चर को अपनाया जाता था, किस तरह से कार्यक्रम की पूर्व योजना होती थी। निश्चित रूप से हम सभी को अनुकरण करना चाहिए। जानेंगे तभी तो मानेंगे। और सशक्त माध्यम है आवाज़ का ऑफिशियल के माध्यम से अंबेडकर संदेश। बाबा साहब ने कहा, सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। मेरे मित्र भाऊराव गायकवाड़ ने अपनी आदत के अनुसार मुझसे पूछा, किसी सभा के आयोजन के लिए मुझे कोई आपत्ति तो नहीं। सभा के आयोजन के लिए मैंने हामी भर दी। मुझे कहा गया कि मुंबई इमारत फंड के लिए 4000 रुपयों की थैली अर्पण की जाएगी। मुझे 4000 रुपयों का लालच दिया गया। और ये बात बाबा साहब हंसी में कहते हैं। हंसी मजाक अक्सर बाबा साहब मंच से ही कर लिया करते थे। जोरदार हंसी होती है। उम्मीद है कि सभा के अंत तक इसका खुलासा हो जाएगा। इधर कई दिनों से मैं राजनीति के बारे में बोलता नहीं हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि इधर कई दिनों से मैं राजनीति के बारे में नहीं बोलता हूँ, एकदम शांत हूँ, क्योंकि आजकल मैं राजनीतिक बंधन में हूँ। कौन सा राजनीतिक बंधन मेरे साथियों? 16 जनवरी 1949 का बाबा साहब का भाषण है। आप जानते हैं कि उस समय बाबा साहब कांग्रेस की अंतरिम सरकार में कानून मंत्री के पद पर थे। यही राजनीतिक बंधन है। इसी की बात बाबा साहब कहते हैं अन्य किसी भी समाज की तुलना में अस्पृश्य समाज राजनीतिक ज्ञानी है, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाबा साहब कहते हैं किसी भी समाज की उन्नति उस समाज के शैक्षिक विकास पर निर्भर करती है। बहुत बढ़िया कोटेशन। समाज तक पहुंचना चाहिए। राजनीतिक सफलता पाने के लिए, जैसा कि मैं कहता रहा हूं, अपने समाज को बड़े ओहदों पर कब्जा करना होगा। आरक्षित जगह हमें नहीं मिली, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जनसंख्या 7 करोड़ है। हम संगठित रहेंगे तभी अपना दल मजबूत होगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अपना राजनीतिक संघ है, उसी के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए। हम अल्पसंख्यक होंगे लेकिन संघर्ष में हम अपनी जान की बाजी लगाएंगे। हम डरें ऐसी कोई वजह नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें कभी दूसरे दलों के साथ गठजोड़ भी करना होगा। जो पार्टी हमारा कल्याण करेगी
वही हमारी करीबी होगी। हमारे कार्यक्रम से जिस पार्टी के कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे उस पार्टी से गठजोड़ करने में हमें कोई हर्ज नहीं है। फिर चाहे वो पार्टी कांग्रेस हो, समाजवादी हो या बहुजन समाजवादी हो। निजी स्तर पर काम करने जैसी और मूर्खता कोई नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संगठन तोड़कर 2-4 लोगों को अलग अलग संगठन में शामिल होना आत्मघात कर लेना जैसा है। हमें समूह बनाकर ही रहना होगा, ये आप जानते हैं। अपना घर तोड़कर दूसरों के घर में घुसना बड़ी मूर्खता है। अपनी कुटिया को सुरक्षित रखिए। मेरे साथियों, बाबा साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपना संगठन है, अपने समाज का संगठन है, अपने समाज का राजनीतिक दल है, उससे आप टूटकर दूसरे दलों में न जाएं, उस संगठन को तोड़कर न जाएं, उस राजनीतिक दल को तोड़कर न जाएं। वर्तमान परिदृश्य में भी सम्मानित साथियों इस बात को ध्यान रखिए, यदि आपका कोई राजनीतिक दल है, आप समझते हैं कि आपका बहुजन समाज का राजनीतिक दल क्या है, उसे तोड़कर आप अपनी कुटिया को सुरक्षित रखिए, बाबा साहब कहते हैं, तभी आपका सम्मान होगा, मान होगा। अपना घर तोड़कर दूसरों के घर में घुसना ये मूर्खता है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वर्तमान में, बाबा साहब के शब्दों में वो मूर्ख है। अगर ऐसा नहीं किया तो ब्राह्मणत्व दल की तरह ही हमारी हालत होगी। ब्राह्मणत्व दल की क्या दुर्दशा हुई सब जानते हैं। 1932 तक हम मिलजुल कर काम किया करते थे। तब कुछ ब्राह्मणत्व नेताओं को लगा कि कांग्रेस से अलग रहकर कोई फायदा नहीं है, कांग्रेस में शामिल होकर अंदर से कुतरकर उनका गढ़ तोड़ा जा सकता है, बाहर से एक किला तोड़ा नहीं जा सकेगा। यही सोचकर वे कांग्रेस में चले गए। बाबा साहब कहते हैं मैंने उन्हें कई बार चेतावनी दी, लेकिन वे मेरी बात नहीं माने हैं। लेकिन आज ब्राह्मणत्व लोगों को लगता है कि उनसे भयंकर गलती हुई है। आज ब्राह्मणत्व दल नामशेष रह गया। अपनी कुटिया को भी कब तक संभाल पाएंगे, इस बात को लेकर मैं सशंकित हूँ। अपना घर तोड़कर समझौता करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम अपनी घर की कीमत पर कुछ नहीं करेंगे। पहले मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि मैं देश के लिए घातक बातें करता हूँ, लेकिन अब उन आरोपों का झूठ सबके सामने है। हमारा दल कभी भी देश के विरोध में नहीं था। हमारे दल ने देश के साथ कभी द्रोह नहीं किया। वह हमारे खिलाफ षड्यंत्र था, हमारा पक्ष अगर प्रतिस्पर्धा में उतरा तो कोई उससे पार नहीं पा सकता। हम ही हमेशा आगे रहेंगे। असली समाजवाद की स्थापना केवल हम ही कर सकते हैं। किसानों मजदूरों के राज की स्थापना हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम में अमीर कोई नहीं है और ना कोई मध्यम वर्ग है। हम सब कामगार मजदूर गरीब हैं। हम ही जनतंत्र निर्माण कर सकेंगे। इतना ही नहीं, कम्युनिस्टों का कम्युनिज्म भी राजनीति में हमसे पीछे ही है। सैद्धांतिक रूप से कभी हमारे दल के पिछड़ने की संभावना नहीं है। हमारे देश में कई दल हुए, उन सबको हमसे ईर्ष्या होती है। कांग्रेस का अपवाद छोड़ दें तो भारत में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जैसा कोई दल नहीं है। सबका ध्यान हमारे दल की तरफ है। हमारा दल गुड़ की डली की तरह है और अन्य दल चींटियों की तरह। हमारे पक्ष से सहायता पाने के लिए अन्य पक्ष चींटियों की तरह चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनसे हमें बहुत सजग रहना होगा। अपने लोगों की नैतिकता साफ सुथरी हो। अस्पृश्यों का भविष्य बहुत उज्जवल है, इस बारे में मन में यकीन रखिए। कांग्रेस कहती है कि विदेशी सत्ता को भगाकर वो एक क्रांति ले आई है, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, लेकिन ये क्रांति अधूरी है। सच्चा जनतंत्र अगर निर्माण करना हो तो पिछले हजारों सालों से सिर पर नाचने वाला उच्च वर्ग नीचे आए और समाज का दलित उच्च स्थान पर आए। इसके बगैर सच्ची क्रांति होना संभव नहीं है। क्रांति का पहिया अब तक केवल आधा ही घुमा है। दूरी के साथ ये पहिया जब तक पूरा नहीं घूमता तब तक जो भी होगा वह सही मायने में क्रांति नहीं हो सकती, और वो पहिया हम ही घुमाएंगे। फिलहाल मैं राजनीति के बंधन में हूँ। 1950 में या उससे पहले ही ये बंधन टूटेगा। चुनाव करीब हैं, उस वक्त मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा। अपने समाज के लिए सरकारी नौकरियों में बाबा साहब कहते हैं मैंने आरक्षण का प्रबंध कर रखा है, लेकिन उन आरक्षित पदों के लिए लायक उम्मीदवार नहीं मिलते। जो राजनीतिक अधिकार पाए हैं उन पर अमल नहीं हो पाता, क्योंकि वह अधिकारी उच्च वर्ण के होते हैं। इसलिए अधिकार की उन जगहों पर हमें कब्जा कर लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं, क्योंकि हमें जो राजनीतिक संवैधानिक रूप से अधिकार मिल गया, लेकिन वो
उच्च पद जो होता है जिले का हो चाहे प्रदेश का हो, वहाँ पर उच्च वर्ण के लोग हैं, वो उस पर अमल नहीं करते। और इसलिए बाबा साहब आह्वान करते हैं अपने युवाओं से कि युवाओं संभालो इस कमान को और आइए आप उच्च पदों पर कड़ी मेहनत के जरिए आप निश्चित रूप से बड़े ओहदों पर आ सकते हैं। और आज वर्तमान में हमारे समाज के कई अधिकारी उच्च पदों पर हैं जो निश्चित रूप से बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप ही हैं। राजनीति की तरह ही शिक्षा संस्था का भी बहुत महत्व है। किसी समाज की भविष्य उस समाज के बुद्धिमान, कुछ कर गुजरने का मादा रखने वाले और उत्साही युवकों के हाथ होती है। इसी दिशा में सोचते हुए पिछले कुछ वर्षों से मैं राजनीति की तरफ थोड़ा कम ध्यान देकर शैक्षिक संस्थाओं की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज शुरू किया है। सिद्धार्थ कॉलेज में फिलहाल 2400 छात्र पढ़ रहे हैं मेरे साथियों। उनमें से 160 छात्र हमारे हैं। उन पर हर साल मैं 21,000 रुपये खर्च करता हूँ। मेरा पूरा ध्यान इसी बात पर है। औरंगाबाद जाकर वहाँ कॉलेज खोलने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सब नामदेव की शादी पांडुरंग ने की जैसा ही है। संविधान समिति ने भविष्यकालीन संविधान का मसौदा तैयार किया है और उसमें अस्पृश्यों के लिए आरक्षण का प्रबंध है। नए संविधान की 9वीं धारा में अस्पृश्यता का खात्मा किया गया है। किसी भी तरह का जाति भेद, ऊंच नीच की भावना को रद्द कर दिया गया है। नाई को आपके बाल काटने होंगे, धोबी को आपके कपड़े धोने होंगे, मंदिर उपहार गृह और ढाबों पर आपके साथ उच्च वर्णियों की तरह व्यवहार, सबको व्यवहार करना होगा। सब लोग आपके साथ समानता का व्यवहार करें। इस कानून को तोड़ने वालों को उसे सजा देने का अधिकार केंद्रीय विधिमंडल को दिया गया है। इन्हीं बातों की हम लोग कई सालों से मांग कर रहे हैं। 3 तरह के राजनीतिक हक हम मांगते रहे हैं। पहला, हमारे प्रतिनिधियों को विधिमंडल में शामिल किया जाए, यानी कि राजनीतिक अधिकार। दूसरा, जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले। बहुत बड़ी मांग बाबा साहब की है। ऊपर की दोनों मांगें पूरी हो चुकी हैं। बाबा साहब ने अपने जीते जी अपने जीवन संघर्ष की बदौलत ये समाज को बड़ा उपहार दिया है, संघर्ष की बदौलत। तीसरा, अलग चुनाव क्षेत्र की मांग बाबा साहब ने की, जो 1932 में महात्मा गांधी के आमरण अनशन के बाद महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों के द्वारा छीन लिए गए। मेरे साथियों, बड़े दुख की बात है और बाबा साहब ने कई बार उस पर अफसोस जताया। मेरे साथियों, इनमें से केवल एक बात नहीं हो पाई, हमें अलग चुनाव क्षेत्र नहीं मिले। इससे हमारा भाग्योदय खंडित होगा ऐसा मैं नहीं मानता। जो भी मिलता है उसे अधिक की मांग करते रहना चाहिए। पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी ही पहनूंगी, नहीं तो मैं नंगे बदन रहूंगी। इस कहावत जैसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। इसमें कैसा पुरुषार्थ है? सामान्य साथियों, समझिए इस बात को। छोटी बात नहीं की बाबा साहब ने, बहुत बड़ी बात है। कहने का तात्पर्य ये है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ कुछ मिल रहा हो, जो ना मिल रहा हो उसकी मांग लगातार करते रहिए। आप संगठित रहिए और लगातार मांग करते रहिए। कुछ मिल रहा है उसको भी आप अगर ठुकरा देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा तो नंगे बदन रहेंगे आप, तो मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ तो चला जाएगा आपका। कहने का तात्पर्य ये है, लगातार संघर्ष करना है हमारे समाज को, और जो अधिकार हमारे पास हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कीजिए। जो अधिकार नहीं है अभी, जो हमारे समाज को मिलना चाहिए, उन अधिकारों की मांग करते रहिए। ये संदेश है आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश का। आप स्वयं बताइए मेरे साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा आपके अंदर? यदि वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का खून है, तो आप इस संदेश को जन जन तक पहुंचाए बगैर कल से नहीं बैठेंगे। आप जरूर निश्चित रूप से इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूं। सम्मानित साथियों, आज का पहला प्रश्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति लोगों को एक झलक देखने की चाहत क्यों थी? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज के शैक्षिक विकास और 3 तरह के राजनीतिक हक क्या मांगे हैं? 3 में से कोई एक ही बता दीजिए सम्मानित साथियों, कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन
आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर, जिसका जिक्र आज के अम्बेडकर संदेश में किया बाबा साहब ने, इस तरह का वैचारिकी सेंटर सारनाथ वाराणसी में निर्माणाधीन है और आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं दिए गए अकाउंट नंबर पर। स्क्रीनशॉट या इसी कमेंट यूट्यूब चैनल आवाज़ का ऑफिशियल के कमेंट सेक्शन में यदि आप धमदान करते हैं तो आप लिख देंगे, ETR नंबर लिख देंगे ऑनलाइन पेमेंट की दशा में, तो उसको मैच कर लिया जाएगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश अब समाप्त करने की दीजिए इजाज़त। आज का संदेश लेकर हम उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और संकलन करता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार, प्रस्तुत करता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज़ का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।